सीटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएसटी से पूछा गया है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राजा की उपलब्धियों का वाचन करता था? क्या पूछ रहा है? उपलब्धियों का वाचन करता था, कौन सा अधिकारी? देखिए, अधिकारी जो था वो राजा के बारे में वाचना करता था। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें क्या होता था, तो एक घोड़ा के माथे पर राज्य चिन्ह अंकित किया जाता था और उसको साम्राज्य विस्तार के लिए, यानी कि साम्राज्य विस्तार के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक वो घूम के आ जाए, अगर कोई उसे रोके ना और पूरे क्षेत्र में अगर घूम के आ जाए, तो जहाँ तक वो घोड़ा घूमता था वो क्षेत्र उस राजा को माना जाता था, जिनके द्वारा उनको छोड़ा जाता था। ठीक है ना? इस तरह के यज्ञ होते थे। और उपलब्धियों का वाचन करता था सारथी, क्योंकि वही उनके साथ रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सारथी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, चित्रित धूसरवर्तन का संबंध किस काल से है? इसमें पूछ रहा है क्या? चित्रित धूसरवर्तन, नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल में जो था वो काली मिट्टी और लाल का बर्तन का निर्माण होता था। काले मिट्टी और लाल मिट्टी का, यानी कि उसको रंग दिया जाता था, काले कलर का भी और रंग लाल कलर से भी। ठीक है ना? काला तो पहले से ही मिट्टी रहता था, लेकिन लाल से रंगा जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये, इसमें भी क्या होता था, तो इसमें लाल मिट्टी के बर्तन थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो थे वो लाल थे। ठीक है। और वैदिक काल में, देखिए इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल में क्या होता था, तो जो लाल मिट्टी के जो बर्तन होते थे उसमें चित्र अंकित किया जाता था, चित्र अंकित किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। नवपाषाण में क्या था? काली मिट्टी और लाल मिट्टी का बर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जानवरों से आरंभिक कृषक और पशुपालकों का परिचय रहा होगा? आरंभिक कृषक जो थे उस समय कौन कौन से जानवर थे जिनसे परिचित थे? तो देखिए, कुत्ता। कुत्ता जो था वो पहला पालतू पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता में उसी के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पहला पालतू यानी कि पशु किसको माना गया है? जानवर कुत्ता को माना गया है। भेड़, भेड़ से भी परिचित थे। ठीक है ना? और शुतुरमुर्ग, देखिए शुतुरमुर्ग जो था, तो शुतुरमुर्ग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? शुतुरमुर्ग का साक्ष्य मिला है पटने। पटने जो महाराष्ट्र, पटना नहीं, पटने जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना? उस जगह से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, अंडे के छिलके मिले। इससे साबित होता है कि उस समय शुतुरमुर्ग से भी लोग परिचित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत के 3 मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? 3 मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी कि ये जो है 3 मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए, मुवेंद वेलन, मुवेंद वेलन जो है वो किससे संबंधित है? तो ऐसे किसान जो 3 मुखिया को कर देते थे, यानी कि टैक्स प्रदान करते थे। ठीक है ना? उसको मुवेंद वेलन बोलते थे। मुवेदार, मुवेदार से संबंधित क्या है? 3 मुखिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुवेदार, मुवेदार हो जाएगा। ठीक है ना? बेल्लाल कौन थे? तो बेल्लाल जो थे, तो बेल्लाल वैसे किसान जो धनी थे, धनी किसान को क्या बोलते थे? बेल्लाल बोलते थे। ठीक है ना? तो ये 3 मुखिया शब्द किससे? मुवेदार से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में अशोक द्वारा धर्म के आचरण हेतु प्रयास किया गया था। हाँ, ये तो सही है।
मौर्य काल में अशोक के धर्म के आचरण हेतु प्रयास किया गया था, तो ये सही है। ठीक है ना। ये देखिए दूसरा, देखिए धर्म मानव जीवन के लिए निर्माण की परिकल्पना पर आधारित था, नहीं ये गलत है। धर्म जो है वह मानव जीवन के निर्माण पर परिकल्पना पर आधारित नहीं है। ठीक है ना। निर्माण की प्राप्ति जो है मुख्य रूप से कहाँ है, तो बौद्ध धर्म में इसकी चर्चा है। निर्माण की जो चर्चा है वो बौद्ध धर्म में है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कि अशोक द्वारा धर्म के आचरण हेतु प्रयास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वलवन से संबंधित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि वलवन जो था, जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। ठीक है ना। वलवन जो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था उससे संबंधित नहीं है, वलवन से संबंधित नहीं है। तो देखिए इक्ता प्रणाली का आरंभ, इक्ता प्रणाली किसने आरंभ किया था, तो इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली किसने, इल्तुतमिश के द्वारा आरंभ किया गया था। मूसा और सुलेमान की तुलना, देखिए मूसा और सुलेमान की तुलना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है ये। और हाँ ये देखिए संस्कृत प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। हाँ ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलवन से संबंधित कौन सा है, संस्कृत प्रशस्ति में उसका उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, किस राजवंश के अभिलेख में 400 से अधिक कर सूचक शब्द मिले हैं। क्या पूछ रहा है, कर सूचक, जिसमें 400 से अधिक कर सूचक पूछ रहे हैं। तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश और मराठा वंश। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश। देखिए एक वेट्टी, क्या वेट्टी नाम का एक शब्द का उच्चारण है जिसका अर्थ होता था बंधुआ मजदूर। ठीक है ना, बंधुआ मजदूर, जिसमें क्या होता था, तो मजदूर को काम लिया जाता था और उसके काम के बदले में उसे पैसा या उसकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। ठीक है ना, उससे रिलेटेड था वेट्टी। वेट्टी शब्द का भी उच्चारण कहाँ मिला है, राजवंश अभिलेख में ही मिला है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था। देखिए इसमें पूछ रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु जो हो गया, जो कहाँ का राजा था, कन्नौज। पहले तो थानेश्वर था उसकी राजधानी, लेकिन उसके बाद वो कन्नौज ले आया था। ठीक है ना। तो कन्नौज में जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया, उसके बाद त्रिपक्षीय यानी कि 3 राजाओं द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था। उसमें कौन सम्मिलित नहीं था पूछ रहा, तो इसमें सम्मिलित नहीं था, वो था चालुक्य सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालुक्य। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये तीनों शामिल था। पाल कहाँ का था, पाल था बंगाल का। ठीक है ना, ये दोनों दक्षिण भारत के थे, महाराष्ट्र और एक दक्षिण का था। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, न्याय चक्र की अवधारणा किस इतिहासकार द्वारा दिया गया है। न्याय चक्र, न्याय चक्र क्या था, तो न्याय चक्र की अवधारणा पूछ रहा है। तो न्याय चक्र कौन होता है, फक ए मुदबिर, किसके द्वारा, फक ए मुदबिर, जो कब 13वीं शताब्दी में भारत का इतिहासकार के रूप में वो विख्यात था। 13वीं शताब्दी में भारतीय इतिहासकार के रूप में वो विख्यात था, फक्र ए मुदबिर। न्याय चक्र क्या था, देखिए कोई भी राजा सैनिक के बिना नहीं रह सकता, यानी कि किसी भी राजा को सैनिक तो आवश्यक है ना, और सैनिक किसके बिना, वेतन के बिना सैनिक नहीं रह सकता। और वेतन जो था, वेतन कहाँ से मिलेगा, तो वेतन जब राजा को टैक्स कर मिलेगा तभी तो वो सैनिक का वेतन देगा। और वेतन किस पे निर्भर करता था, तो वो किसान पे। और किसान किस पे निर्भर था, तो वो राजा पे निर्भर था। तो मिलाकर यानी कि एक रिसाइकल था, यानी कि चेन जिसको बोलते हैं वो था, उसी को क्या बोलते थे, न्याय चक्र बोलते थे। ठीक है। चलिए
10th नंबर देखते हैं। नंबर क्वेश्चन कि इसमें है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा भारतीय बांस की प्रशंसा की गई थी? भारतीय बांस जो है, जिसको बम्बू बोलते हैं, उसकी प्रशंसा किस इतिहासकार के द्वारा किया गया है? तो किस इतिहासकार के द्वारा किया गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता वो कहाँ का था? तो मोरक्को से आया था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया था। उसकी एक बुक है जिसको रिहला बोलते हैं, उस रिहला में ही उसकी चर्चा किया गया है। रिहला नामक बुक लिखा था, उसी में उसकी चर्चा किया गया था, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कर्म से लगाइए। ये बोल रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कर्म यानी कि सीरियल वाइज कीजिए, यानी पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, और उसके बाद क्या कौन हुआ। तो देखिए वास्को डिगामा, ये जो है वास्को डिगामा, देखिए वास्को डिगामा कब आया था भारत? तो 1498 में। कहाँ से? पुर्तगाल से। एक नाविक था जो भारतीय जलीय मार्ग की खोज के लिए निकला था, ठीक है ना। स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण जब, ठीक है ना, वो जलीय मार्ग की खोज खासकर मसालों के लिए, काली मिर्च जो उस समय बहुत ही प्रचलित था, ठीक है ना। तो वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज यानी कि भारतीय जलीय मार्ग की खोज 1498 में किया गया, ठीक है ना। उसके बाद एजिलाबेथ चार्टर की घोषणा कब? देखिए 1600 ईस्वी में एजिलाबेथ द्वारा एक चार्टर एक्ट था जिसमें क्या बताया था कि ईस्ट के साम्राज्य यानी कि ईस्ट के जो भी देश था उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा कोई दूसरा कंपनी उस पे अपना अधिकार नहीं कर सकता है या व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसको मोनोपोली बोलते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया का कार का ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था उस क्षेत्र में व्यापार और विस्तार करने का, ठीक है ना। तो वो कब हुआ था? तो 1600 लगभग 1600 ईस्वी, ठीक है ना। उसके बाद कैलिको एक्ट, कैलिको एक्ट कब आया था? तो 1720 में आया था कैलिको एक्ट, ठीक है। कैलिको एक्ट 1720 में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले 3 नंबर वास्को डिगामा, उसके बाद 1 नंबर जिलावेथ चार्टर की घोषणा, उसके बाद 2 नंबर कैलिको एक्ट कब आया था? 1720, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। इसमें ऐसे कौन सी कथन है जो सही है? या तो दोनों होगा या कोई एक होगा। तो देखिए 1857 का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध संपूर्ण भारत में किया गया था। देखिए ये क्या कह रहा है? 1857 का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध संपूर्ण भारत में किया गया था। देखिए 1857 का विरोध तो हुआ था, लेकिन ये जो संपूर्ण भारत बोल रहा है, संपूर्ण भारत में नहीं हुआ था, ठीक है ना। खासकर दक्षिण के क्षेत्र जो था उस समय महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वहाँ से लोग नहीं भाग लिए थे, इसमें विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि संपूर्ण भारत बोल रहा है? तो संपूर्ण भारत तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते, दूसरा क्या बोला? विद्रोह का आरंभ डलहौजी के शासनकाल में था, समाप्ति कैनिंग के समय हुई। नहीं, देखिए डलहौजी के समय नहीं हुआ था, कैनिंग के समय ही शुरुआत हुआ था और कैनिंग के समय ही समाप्त हुआ था, ठीक है ना। शुरुआत और समाप्त दोनों कैनिंग के समय ही हुआ था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ और समाप्ति कैनिंग के समय हुआ। तो नहीं, इसका क्या होगा? दोनों रॉन्ग हो जाएगा, दोनों गलत था, इसका स्टेटमेंट दोनों गलत था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30। सालवाई की संधि निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात हुई थी? सालावाई की संधि जो थी वो किस घटना के बाद हुई थी? ऐसी कौन सी घटना था उसके बाद सालावाई की संधि करने की जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये कौन सी घटना था? तो था प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध। क्या था?
प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, जो कब स्टार्ट हुआ? 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। कब? 1775 से लेके 1782 में जाकर सालवाई की संधि हुई थी। कितना? 1782 में जाके कौन सा? सालवाई की संधि हुई थी। ठीक है ना। तो सालवाई की संधि कब हो, यानी कि किस घटना के बाद हुआ था? अंग्रेज और मराठा युद्ध के बाद 1782 में जाके सालवाई की संधि हुई। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सतनामी आंदोलन, गुरु घासीदास, ये सही है, ये भी सही है। देखिए क्या पूछ रहा है? सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास, ये सही है। ठीक है। स्वाभिमान आंदोलन भीमराव अंबेडकर, नहीं ये गलत है। ठीक है ना। स्वाभिमान आंदोलन भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं चलाया गया था। ठीक है ना। यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो, हाँ ये भी सही है, ये दोनों सही है। ठीक है ना। यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो और सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास। ठीक है ना। इसमें भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछ, यानी कि स्वाभिमान आंदोलन, ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बोला सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वाभिमान आंदोलन भीमराव अंबेडकर, नहीं पूछ रहा है। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ये सीटेट का जो एसएसटी है सामाजिक विज्ञान, जो बीपीएससी और सीटेट दोनों के लिए, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इससे पहले पूछा गया है, सीटेट में खासकर पूछा है। बीपीएससी तो अभी स्टार्ट ही हुआ है इस साल से, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।